नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि दो ही कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता ही रहता है, चाहे प्रोडक्शन बढ़े, चाहे प्रोडक्शन कम हो या चाहे प्रोडक्शन ना हो। द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्स्ड आइदर प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और बिकम जीरो इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो खर्चा है वो कंटिन्यूस होता ही रहता है, चाहे हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, चाहे हम प्रोडक्शन कम करें, चाहे हम प्रोडक्शन ना करें, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। जैसे कि हर महीने हमें फैक्ट्री का रेंट देना है, ठीक है। जैसे कि हर साल इंश्योरेंस को रिन्यू कर, मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है। ये सारे कुछ लाइसेंस फ़ी है जो हर साल हमें पे करनी है। हमारा जो परमानेंट स्टाफ है उसकी जो सैलरी है तो वो हर महीने देनी ही है। तो ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन एक कॉस्ट ऐसी है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट विच इंक्रीजेस इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस इफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस एंड ऑल्सो बिकम जीरो व्हेन प्रोडक्शन विल बी जीरो। एक ऐसा, मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो खर्चा बढ़ता है, प्रोडक्शन कम होता है तो खर्चा कम होता है, प्रोडक्शन जीरो होता है तो खर्चा जीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और ये कॉस्ट हमारे हाथ में होती है, ये फिक्स्ड नहीं है। इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम होगा। फिक्स्ड में तो क्या है दोस्तों, हर महीने हमें कुछ खर्चा करना ही है। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे थिएटर्स बंद हो गए। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि थिएटर्स बंद रखने हैं। तो ये जो थिएटर्स है वो बहुत सारे थिएटर्स ऐसे होंगे जो रेंट पे होंगे, मतलब जो पूरा जो उन्होंने लिया होगा ना मॉल में या कहीं पर, वो रेंट पे लिया होगा। तो भले ये थिएटर बंद हो गया, लेकिन हर महीने रेंट तो देना है ना। तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है थिएटर वालों का, वो हर महीने उनको देना ही है, चाहे थिएटर चालू रखे, थिएटर बंद रखे, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थिएटर के अंदर जो एयर कंडीशनर्स जो लगाए होते हैं, जो एयर कंडीशनर, वो तो जब आएंगे सब लोग मूवी देखने के लिए तभी उनको चालू करने। तो अभी तो उनका जो एयर कंडीशनर, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा है, वो एकदम कम हो गया होगा। क्यों? क्योंकि थिएटर चालू ही नहीं है। ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो दोस्तों, ऐसा खर्चा जो आपको करना ही करना है, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन कम हो, या तो प्रोडक्शन आप बिल्कुल ना करो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ती है, प्रोडक्शन कम होने से कम होता है खर्चा, और प्रोडक्शन जीरो होगा तो वो खर्चा भी जीरो हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर रॉ मटेरियल का जो खर्चा है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल हम लोग ज़्यादा मंगवाएंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे तो रॉ मटेरियल कम मंगवाएंगे, और प्रोडक्शन करेंगे ही नहीं तो रॉ मटेरियल मंगवाएंगे ही नहीं। फिर इलेक्ट्रिसिटी है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करना होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा, प्रोडक्शन कम करना है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, और प्रोडक्शन अगर करना ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा नहीं। जो मिनिमम बिल होगा, मीटर का जो रेंट होता है वो आता है, बाकी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मतलब अगर हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हमें सामान मंगवाना है या सामान भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ज़्यादा होगा, और अगर हम कम सामान मंगवाएंगे तो खर्चा कम होगा ट्रांसपोर्टेशन का, और अगर हम सामान मंगवाएंगे नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही नहीं होगा। तो ये सारे खर्चे ऐसे हैं दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट। जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कम होता है तो ये कॉस्ट कम होती है, और प्रोडक्शन ज़ीरो होने पे ये कॉस्ट भी ज़ीरो हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और ये कॉस्ट हमारे हाथ में होती है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हर महीने हमें खर्चा करना ही होता है। तो चलो अब हम लोग अंदर से पढ़ते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, व्हेन कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो खर्चा होता है प्रोड्यूसर का, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। इन शॉर्ट टर्म, विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो चेंजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, cost also increases, and with the decrease in production, cost also decreases, and if production is zero then the cost is also zero. शॉर्ट टर्म में जब प्रोडक्शन चेंज होगा तो कॉस्ट भी चेंज होगी। इस कॉस्ट में अगर मान लो प्रोडक्शन बढ़ता है, with the increase in production cost also increases, with the decrease in production cost also decreases, and if production is zero then the cost is also zero. It is called variable cost.
इट इज़ नॉन एज वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज अनस्टेबल और डायरेक्ट और मेन कॉस्ट। इसके दो अलग अलग नाम है, तीन अलग अलग नाम है, अनस्टेबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और मेन कॉस्ट। मेन क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ यही कॉस्ट है, मेन कॉस्ट। दिस कॉस्ट हैज़ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कम होता है तो कॉस्ट कम होती है, और प्रोडक्शन जीरो होता है तो कॉस्ट जीरो हो जाती है। इन वेरिएबल कॉस्ट फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल, प्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल, एनर्जी कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, लेबरर्स वेजेस, जो एक्स्ट्रा लेबरर्स होते हैं उनको जो वेजेस देना पड़ता है। एक्स्ट्रा लेबरर मतलब जब बहुत तेज़ी होती है बिजनेस में और हम लोग एक्स्ट्रा लेबरर को रखते हैं काम पर, तो वो वेरिएबल खर्चा है कि भाई अभी बहुत काम है तो हमने एक्स्ट्रा लेबरर रख दिए, और फिर जब काम नहीं होगा तो उस एक्स्ट्रा लेबरर को काम से हटा देंगे। तो उनके जो वेजेस है, मैं परमानेंट स्टाफ की सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा लेबरर के वेजेस की बात कर रहा हूँ, वो वेरिएबल कॉस्ट है। टैक्स ऑन प्रोडक्ट एंड सेल टैक्स एट्सेट्रा। प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और ज़्यादा सेल्स करेंगे तो ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। अगर कम प्रोडक्शन कम सेल्स करेंगे तो कम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर करेंगे ही नहीं तो टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे वेरिएबल कॉस्ट है। एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज दिस कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, देयरफॉर दिस इज नॉन एज वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज पॉसिबल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही होता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में तो सब कुछ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मैंने पिछली बार भी आपको एग्जांपल दिया था, 10-15 साल का अगर कोई समय दे एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को, तो वो अपने बिजनेस को बहुत हद तक बढ़ा सकता है। तो लॉन्ग रन में तो सब कुछ वेरिएबल है। इन अ लॉन्ग रन ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। हम लोग जो कॉस्ट पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से पढ़ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में दो कॉस्ट होती है मेन, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, और उसमें से ही सारी कॉस्ट बनती है। तो वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को एक एक कॉस्ट समझाऊंगा। आज हम लोग वेरिएबल कॉस्ट समझते हैं। देखो यहाँ पर टेबल देखो, यूनिट्स ऑफ आउटपुट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जब प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। प्रोडक्शन 10 है तो वेरिएबल कॉस्ट 80 है। प्रोडक्शन 20 है तो वेरिएबल कॉस्ट 150 है। प्रोडक्शन 30 है तो वेरिएबल कॉस्ट 210 है। प्रोडक्शन 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट 290, और प्रोडक्शन 50 है तो वेरिएबल कॉस्ट 390। इसके बाजू में जो लेफ्ट साइड लिखा है, अब वो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, जब प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। जब प्रोडक्शन 10 है तो वेरिएबल कॉस्ट 80 है। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट जीरो थी, प्रोडक्शन बढ़ने से वो कितनी बढ़ी, 80 बढ़ी, प्लस 80। आप बाजू में लिख सकते हो ऐसा, प्लस 80 के बाजू में आप ऐसा लिख सकते हो प्लस 80। मैं क्यों लिखा रहा हूँ ध्यान से समझना। फिर 10, जब 10 यूनिट का प्रोडक्शन था तो 80 थी वेरिएबल कॉस्ट, अब 20 यूनिट का हो रहा है तो 150 हो गई। तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी कितनी, तो पहले 80 तो था, प्लस 150 के बाजू में आप लिख सकते हो प्लस 70। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। प्रोडक्शन बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट कितनी बढ़ रही है हम उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो जब 10 यूनिट था तो 80 थी, तो पहले तो ज़ीरो थी तो प्लस 80 हुई, फिर 20 यूनिट हुआ प्रोडक्शन तो वेरिएबल कॉस्ट 150 हो गई। तो 10 यूनिट में 80 तो थी ही, तो प्लस 70 हो गई। फिर 30 यूनिट था तो 210 हो गई। तो 150 तो पहले थी, कितनी बड़ी, प्लस 60। अब ध्यान से सुनना, जब किसी भी बिजनेस यूनिट में स्टार्टिंग में जो वेरिएबल कॉस्ट है, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग फेज में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती तो है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। कौन से रेट से बढ़ती है, डिक्रीजिंग रेट से। आप सोचो, पहले प्लस 80, फिर प्लस 70, फिर प्लस 60। तो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। देखो लेफ्ट साइड क्या लिखा है, व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, बट एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन कौन से रेट से बढ़ रही है, तो स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट till 30 units variable cost is increasing at diminishing rate।
मतलब बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। प्लस प्लस तो हो रहा है लेकिन +80 हुआ, +70 हुआ, +60 हुआ। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एज अ बिजनेसमैन, एज अ प्रोड्यूसर हमारे लिए अच्छी बात है कि हम लोग 10-10 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और 10-10 यूनिट की जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, वो बढ़ तो जा रही है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। लेकिन एक हद के बाद अगर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। कैसे? देखो आप 40 में देखो, 30 है तब 210 तो है ही कॉस्ट, अब 40 है तब कितनी हो गई 290, तो प्लस कितना हुआ 80, और 50 है तब कितना हो गया 390। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 390, तो 290 थी 90 थी और 390 हो गई तो +100, तो वापस वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगी। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही थी लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही थी 30 यूनिट्स तक, और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगी। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, When production is zero, मैं फिर से पूरा पढ़ रहा हूँ, when production is zero, variable cost is zero, but as production increases, variable cost also increases. From the table, we can see that till 30 units, variable cost is increasing at a diminishing rate because increasing returns to scale is applicable. Increasing returns to scale का मतलब क्या है? अगर हम 30 यूनिट्स तक प्रोडक्शन करेंगे ना, ध्यान से सुनना, अगर हम 30 यूनिट्स तक प्रोडक्शन करेंगे ना तो हमारा रिटर्न, हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। आफ्टर 30 यूनिट्स डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज एप्लीकेबल। डिक्रीजिंग रिटर्न मतलब हमारा जो रिटर्न है ना वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। After 30 units, decreasing return to scale is applicable. Due to that, variable cost is increasing at increasing rate. बाद में 40 में देखो आप +80 हो रहा है और 50 में तो +100 हो रहा है। तो 30 यूनिट्स, देखो हमें यही तो समझना है इस चैप्टर में कि प्रोडक्शन कहाँ तक करना है, कितना करना है, ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके हमें। वेरिएबल कॉस्ट, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, और कुछ हद के बाद अगर आप प्रोडक्शन करते ही जाओगे तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगेगी, जो हमारे लिए, प्रोड्यूसर के लिए अच्छी बात नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसके लिए। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आप है ना बुक में या तो कहीं पर बाजू में ये लिखना, जब 0 है तब 0 है वेरिएबल कॉस्ट, जब 10 है तब 80 है तो +80, 80 के बाजू में +80 ऐसा लिखना, फिर 150 के बाजू में +70, फिर 210 के बाजू में +60। ये जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, जैसे जैसे 10 यूनिट्स आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन स्टार्टिंग में 30 यूनिट्स तक आप देखो +80, +70, +60, तो ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है और हमारे लिए अच्छा है, हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये खर्चा है। तो खर्चा डिक्रीजिंग रेट से बढ़े वो अच्छा है। बढ़ने वाली तो है ही वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़े वो अच्छा है या इंक्रीजिंग रेट से बढ़े, तो हमारे लिए डिक्रीजिंग रेट से बढ़े वो अच्छा है। तो 30 यूनिट्स तक, तो अगर हम प्रोड्यूसर होते तो हम 30 यूनिट्स तक या तो 40 यूनिट्स तक प्रोडक्शन करते, उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन करने के बारे में सोचते, क्योंकि वहाँ से फिर क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। जैसे 40 है और 290 तो वहाँ पर +80 हो रहा है, और 50, 390 वहाँ पर +100 हो रहा है। तो स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। हमारा रिटर्न जो है वो पहले बढ़ रहा है 30 यूनिट्स तक, और 30 यूनिट्स के बाद हमारा जो रिटर्न है, प्रॉफिट है, वो कम हो रहा है, इसलिए उसको ऐसा बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं। तो देखो डायग्राम में एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोडक्शन और वाई एक्सिस के ऊपर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोडक्शन है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और वेरिएबल कॉस्ट है वो यहाँ पर 50-50 के लिए है। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। तो जब प्रोडक्शन 0 है तब कॉस्ट भी 0 है। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, 0 और 0 पे यहाँ पर बन रहा है। फिर दूसरा पॉइंट जब 10 है तब 80 है, तो 100 के नीचे है, देखो ए पॉइंट। फिर जब 20 है, यहाँ पर देखो जब 20 है, ठीक है, तब कॉस्ट कितनी है, 150 है, देखो तो यहाँ पर 150 जो बी पॉइंट है, 20 प्रोडक्शन और 150 कॉस्ट, तो बी पॉइंट। फिर 30 है तब 210, तो देखो 200 के थोड़ा ऊपर है और सी पॉइंट बना। फिर जब 40 है प्रोडक्शन तो 290, तो 300 के एग्जैक्ट नीचे डी पॉइंट, और 50 है तब है 390, तो एग्जैक्ट 400 के नीचे।
ये पॉइंट बना और ये पूरे जो जहाँ पर ये पॉइंट बने हैं वहाँ पर हमने एक कर्व खींच दिया है जिसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, TVC, वेरिएबल कॉस्ट कर्व। और वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऑलवेज मूव्स फ्रॉम लेफ्ट साइड डाउनवर्ड टू द राइट साइड अपवर्ड, ये हमेशा ऊपर ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ डायग्राम का लिखा ही है। इन डायग्राम ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट यूनिट्स इज मेजर्ड एंड ऑन अ वाई एक्सिस टोटल वेरिएबल कॉस्ट रुपीज इज मेजर्ड। एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम 10, 20, 30 टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम 80, 150 to 110. Total variable cost has positive slope from initial point as it increases at decreasing rate initially, later on at increasing rate. पहले ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, इसलिए इसका जो स्लोप है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है और दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रोडक्शन और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। इन अ शॉर्ट टर्म फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड बट वेरिएबल कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। ध्यान से दोस्तों, शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है, आप उसके ऊपर कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बट वेरिएबल कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है। दिस कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन, दैट इज वाई प्रोफेसर मार्शल हैज सेड वेरिएबल कॉस्ट एज द मेन कॉस्ट। ये कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने वेरिएबल कॉस्ट को ही मेन कॉस्ट बताया है कि मेन कॉस्ट कौन सी है? वेरिएबल, क्योंकि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा मतलब इसके ऊपर हम कंट्रोल रख सकते हैं, बाकी फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर हम कंट्रोल नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो हमारा जो खर्चा होना है वो होना ही है। तो ये मैंने समझाया आप लोगों को वेरिएबल का कॉस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो डाउट सॉल्विंग सेशन में, ठीक है, आप लोग उसको सॉल्व करवा सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने आपको घर पे बोला वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से ही सारी कॉस्ट बनी है, तो दोनों अच्छे से रिवाइज कर देना। अगर पॉसिबल हो तो एक बार नोटबुक में लिख भी लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इससे जो कॉस्ट बनती है वो सारी कॉस्ट समझेंगे। आज के लिए रखते हैं हम लोग इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय सिया राम।